हेलो गाइज, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर जो कि क्लास 9th साइंस का है और जो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में कराए जाएंगे। तो आपको इसे जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए बिना टाइम पास की वीडियो को शुरू करते हैं। अधिकतर जो क्वेश्चन है सीबीएसई ने खुद जो सैम्पल पेपर है उसे लॉन्च किया है और ये जो क्वेश्चन करने के बाद 50% नंबर आपके फिक्स हैं, 50% फिक्स है और कुछ थोड़ा बहुत स्टडी करने के बाद आपके करीबन 80 to 90% आप अचीव कर सकते हो इजीली। तो पहले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। बस इतना हो सकता है कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा चेंज करके आए। जैसे मैथ में कोई इक्वेशन होता है तो 73 की जगह हो सकता है वो 75 दे दे, तो थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होगा। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है, उसके बाद आप देखती है। तो चलिए अब पहला जो क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल, यानी कि जो हमें टेम्परेचर्स दिए गए हैं उसे सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर होता है उसे सेल्सियस स्केल में करने के लिए 273 से माइनस करना होता है, फिर वो डिग्री सेल्सियस में बदल आता है। तो देखिए सिंपल पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, दिया हुआ है 793 के, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है 870 के। इसे हमें किस में? सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो क्या टू कन्वर्ट सेल्सियस स्केल, ठीक है, स्केल। तो क्या क्वेश्चन दिया है 793 के, इसमें से हम 273 अगर हम घटा देते हैं तो क्या बचेगा? देखिए 0, 9 में 7 गया 2, 7 में 2 गया 5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे को सेल्सियस स्केल मिल गया। सेकंड क्या है 870 के, तो 870 के में से अगर हम 273 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस स्केल में ही आ गया। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसे हमें कन्वर्ट करना था, हमने कन्वर्ट कर दिया है। सिंपली से इसमें क्या करना है 273 से माइनस कर देना है, वो सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। फर्स्ट है वाटर, सेकंड है शुगर, थर्ड है ऑक्सीजन। इसमें हमें क्या होता है कि हमें ये जो कह रहा है कि जिनके जिनके बीच अट्रैक्शन होता है ना उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे देखिए दिया हुआ है ए दिया हुआ है वाटर, ठीक है, और बी दिया हुआ है शुगर एंड सी जो ऑप्शन है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए इससे पहले हम एक चीज़ जानते हैं, जो सबसे कम अट्रैक्शन होता है वो होता है गैस में। ठीक है, ये क्या होता है कि अपने आप ही इधर उधर उड़ते चला जाता है, इन्हें अट्रैक्शन बहुत कम होता है, वो चिपक नहीं सकते आपस में। अगर आप हवा में छोड़ दीजिएगा तो कहीं कहीं बिखर जाएंगे, सबसे कम। ठीक है, उसके बाद देखिए इससे थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड में होता है, ठीक है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, SOLID सॉलिड, यानी हिंदी में इसे ठोस कहते हैं। तो देखिए इसी के वाइज यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले जिसमें कम अट्रैक्शन होता है वो, उसके बाद जिसमें उससे ज़्यादा होता है वो, फिर उससे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, वैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में से लिखना है। तो देखिए सबसे कम किसमें होता है? गैस में। तो गैस इसमें क्या है? ऑक्सीजन। तो कैसे हम लिखेंगे? फर्स्ट लिखेंगे हम ऑक्सीजन, कोमा, सेकंड क्या? लिक्विड में क्या है? लिक्विड वाटर है। लिक्विड किसे कहते हैं? जो बह जाता है। अगर जैसे या फिर हम किसी जो पर्टिकुलर किसी वस्तु में डालें तो वो उसका शेप ले लेता है, ठीक है, वो कहते हैं। या फिर नीचे हम अगर गिराते हैं तो बह जाता है, उसी को कहते हैं। तो वाटर क्या है? लिक्विड है। तो ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा? वाटर। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो होता है वो ठोस में। तो ठोस क्या होगा? शुगर क्या होता है? ठोस होता है, तो उसके बाद शुगर होगा। तो सेकंड नंबर में हमें क्या कहा था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है कि सबसे कम जिसमें अट्रैक्शन होता है वो, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेकंड नंबर क्वेश्चन को हमने लिख दिया है। तो चलिए चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये है व्हाट आर एलोएज, गिव वन एग्जाम्पल। मतलब कह रहा है कि एलोएज क्या है और इसके एक एग्जाम्पल दीजिए। तो यू कैन सी हियर, देखिए व्हाट इज एलोएज, गिव वन एग्जाम्पल। एलोएज होता क्या है? अ मेटल एलोएज इज अ सब्सटेंस दैट कॉम्बाइंस मोर देन वन एलिमेंट्स।
मतलब मेटल एलॉय जो होता है वो एक सबस्टांस है, पदार्थ है दैट जो कि कंबाइंड मतलब मिलकर, कंबाइंड मोर देन वन एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट से ज़्यादा मिलकर बना होता है। ठीक है, वो क्या है, एक सबस्टांस है जो कि एक एलिमेंट से ज़्यादा से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल के लिए वन एग्जाम्पल हमें बोला है देने के लिए, तो यहाँ क्या हो गया, ब्रास हो गया जो कि कॉपर और जिंक, मतलब क्या था ये कि एक से ज़्यादा मेटल से ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, तो कितने हो जाए, एक से ज़्यादा है, दो है, इनसे बनकर क्या बनता है, ब्रास बनता है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, जो एग्जाम्पल होगा आप एक देख सकते हैं, ब्रास। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पर। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन, एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, ये ऐसा डिफाइंड है कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो निश्चित मात्रा में जो सॉल्यूट जो कि हम मिलाते हैं, जैसे अगर आप वाटर लेते हैं और उसमें जो सॉल्यूट मतलब चीनी को अगर मिलाते हैं तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा एक सॉल्यूशन का वो क्या होगा, चीनी होगा, यानी शुगर होगा। वहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, ऐसे डिफाइंड है कि जो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का उसमें जो हम सॉल्यूट मिलाते हैं, डेट इज प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट मिलाते हैं, जैसे कि जैसे वाटर हो गया उसमें शुगर हम मिलाते हैं, तो शुगर इसमें क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हो गया। तो बस इसी का डेफिनेशन पूछा गया था। और हाँ, और ये जो है एक एक नंबर के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, इसलिए हमें ज़्यादा लेंदी नहीं लिखना है, इसे हमें जितना हो सके उतना शॉर्ट करके लिखना होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चनों पर। तो जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो ये है, नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, मतलब हमें बताना है कि जो 2 ऑर्गेनेल्स का नाम बताना है जो हमने पढ़ा है कि वो कंटेन करते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो देखिए जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों क्या करते हैं, कंटेन करते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। तो अगर हम चाहते तो बस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या करना है कि इसमें से ना थोड़ा सा लेंदी बनाना है। जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसे करीबन 2 टाइम लिखना है। जैसे 1 नंबर का है तो 2 लाइन लिखना, ठीक है, नंबर मतलब अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या लेंगे, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द ओनली 2 ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया यही 2 ऑर्गेनेल्स, केवल यही 2 ऑर्गेनेल्स हैं जो कंटेन करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को। तो बस ये 1 मार्क्स, सब 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, तो हमने इसे 2 लाइन में लिख दिया। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, वाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग, जो लाइसोसोम होता है उसे सुसाइड बैग के नाम से क्यों जानते हैं। तो देखिए जो इसका आंसर होगा, इफ द सेल गेट डैमेज्ड देन वन ऑफ द लाइसोसोम बस द एंड रिलीज सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स देन डाइजेस्ट देयर ओन सेल एंड अल्टीमेटली द सेल डाइड। इसका मतलब क्या होगा, इफ अगर द सेल गेट्स डैमेज्ड, अगर हमारा जो सेल है, हिंदी में उसे उत्तक कहते हैं, वो अगर डैमेज हो जाता है, देन वन ऑफ द लाइसोसोम बस, मतलब तो उसमें से जो लाइसोसोम है वो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, एंड रिलीज सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो अगर फट जाएंगे तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ेंगे। ठीक है, जब अगर लाइसोसोम फट जाएंगे तो क्या करेंगे, जो एंजाइम छोड़ेंगे, देन डाइजेस्ट देयर ओन सेल एंड अल्टीमेटली द सेल डाइड, और छोड़ने के बाद वो अपना छोड़ने के बाद जो सेल एंड अल्टीमेटली छोड़ेंगे ना, तो अल्टीमेटली द सेल डाई, तो जो सेल होगा वो डाई यानी मर जाएगा। तो कहने का मतलब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एंजाइम छोड़ता है, और एंजाइम क्या होता है, वो डाई, एंजाइम की वजह से हमारा जो सेल है वो डाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो लाइसोसोम है उसे सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, क्योंकि डैमेज अगर सेल हमारा हो जाता है तो ये एंजाइम हो जाता है, तो ये एंजाइम छोड़ता है, और एंजाइम जो है हमारे सेल को मार देता है। ठीक है, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन था।
आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एस्टोमेटा। कह रहा है कि एस्टोमेटा का क्या कार्य है। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जानते ही हैं, एस्टोमेटा रेगुलेट, ठीक है, गैस एक्सचेंज बिटवीन द प्लांट एंड इन्वायरमेंट। मतलब जो एस्टोमेटा होता है वो नियमित तौर पर गैस को प्लांट मतलब पौधे और इन्वायरमेंट मतलब होता है वातावरण के बीच में एक्सचेंज करने का काम करता है। एंड कंट्रोल ऑफ वाटर लॉसिंग बाय चेंजिंग द साइज ऑफ एस्टोमेटा प्योर। और जो वाटर लॉस होता है उसे उस पर कंट्रोल रखता है। और चेंजिंग द साइज ऑफ कैसे कंट्रोल रखता है, उसका जो साइज होता है, उसका जो रंध्र होता है, हिंदी में उसको रंध्र कहते हैं एस्टोमेटा को, तो उस साइज अपना बड़ा छोटा करके वो जो कंट्रोल रखता है वाटर की, अब वो पानी जो है वो बर्बाद ना हो। एंड रेगुलेट गैस चेंजेस बिटवीन द प्लांट और इन्वायरमेंट, मतलब पौधों और वातावरण के बीच में गैस का एक्सचेंज मतलब लेना देना करता रहता है। तो ये क्या है, फंक्शन है एस्टोमेटा का, मतलब जो एस्टोमेटा था उसका कार्य है। एस्टोमेटा को हिंदी में रंध्र कहते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। मतलब जो कार्डियक मसल होता है उसका स्पेशल फंक्शन जो है स्पेसिफिक वो क्या है, क्या करता है वो। तो इसका सिंपली सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसलिए हम एक लाइन में से जवाब देंगे। कार्डियक मसल्स कंट्रोल्स, कार्डियक मसल कंट्रोल करता है द कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, कि उसे कितना कॉन्ट्रैक्ट करना है और कितना उसे रिलैक्स देना है, ये कंट्रोल करता है हार्ट का, ठीक है। तो कार्डियक मसल जो है वो कंट्रोल करता है हार्ट का कि कितना कॉन्ट्रैक्ट करना है और कितना उसे रिलैक्स देना है, रिलैक्स कराना है, ठीक है। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। और 9, तो अब चलिए चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की ओर। 9th नंबर क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। मतलब हमें अंतर बताना है, स्पीड यानी कि चाल, वेलोसिटी मतलब वेग, इंग्लिश में होता है स्पीड एंड वेलोसिटी, इनके बीच का अंतर बताना है। हम इसे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड क्या है, मतलब हम डिस्टेंस कवर करेंगे, उसमें डायरेक्शन का यानी कि लेना देना कोई नहीं, डायरेक्शन का लेना देना है ही नहीं उसमें। तो इस क्या हो गया, जब डायरेक्शन लेना देना है ही नहीं तो इट इज क्या, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, जिसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखता। तो ये हो गया स्केलर। और वेक्टर क्या होता है, हमें इनिशियल टू फाइनल पोजीशन की जो दूरी होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस उन्हें कहते हैं, तो उसमें डायरेक्शन मायने रखता है, इसलिए क्या हो गया, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। एंड सेकेंड जो होगा, इट कैन नॉट बी जीरो। देखिए जैसे स्पीड है तो स्पीड तभी आप कवर कर पाइएगा जब आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कीजिएगा। तो जब ट्रेवल किया तो किया, रेस्ट पे थोड़ी है कि जो जीरो होगा। कोई भी चीज़ जीरो तब होता है जब वो रेस्ट पे हो। तो हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो जीरो तो हो ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बी जीरो। एंड जो वेलोसिटी है, हमने क्या करा, यहाँ से चलना शुरू करा और वापस यहीं आ गया। तो जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ द ट्रेवल्ड डिस्टेंस। तो हम गए और फिर वापस यहीं पे आ गए, तो क्या हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हुआ, यहीं से गए और यहीं आ गए, तो इसका दूरी क्या होगा, जीरो हुआ। तो ये क्या हो गया, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये डायरेक्शन मायने रखता है, ठीक है। और ये इट कैन जीरो जीरो हो सकता है, मैं यहाँ से गया और वापस यहीं आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम जीरो ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसे डायरेक्शन से लेना देना नहीं है कि कहाँ गए कहाँ नहीं, ये बस देखता है कि कहाँ से निकले थे और कहाँ आ गए, ठीक है। तो देखिए एक 10th नंबर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इजी है, तो हम 10th नंबर क्वेश्चन को जल्दी से कर लेते हैं। तो जो 10th नंबर क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फॉलोइंग जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कौन सा सही है फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज इट कैन नॉट बी जीरो, यह कभी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड डिस्टेंस, यानी कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ गया फिर वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो तो हो ही गया। और क्वेश्चन में क्या करें कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो ही नहीं सकता, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। एंड सेकंड ऑप्शन इज इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो कि ये भी गलत है। इसमें सिर्फ दो, जैसे इसका कहना क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस से अधिक होगा, जो कि सारा मतलब गलत है। जो डिस्टेंस होगा ना वो कभी कभी डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है, लेकिन
डिस्प्लेसमेंट दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है गाइज, तो इसमें दो ऑप्शन ही थे और दोनों के दोनों गलत है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन गलत नहीं है, इसके ऑप्शन जो है वो गलत है, तो इसको आप ना करें। तो हमने 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो ये है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि हमें एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ इनर्शिया को। ठीक है, तो देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया आल्सो कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ, मतलब जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उसे न्यूटन का पहला नियम भी कहते हैं। और हाँ गाइस, एक बात और ध्यान रखना है कि हमें जो ये जो क्वेश्चन है इसे 1 मार्क्स के हैं, तो इसे थोड़े से शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि अगर हम लेंदी लिखते हैं इसका आंसर तो हमारा टाइम जो है वो वेस्ट चला जाएगा। इसलिए थोड़े ऐसा लिखना है कि मार्क्स मिल जाए। ठीक है गाइस, और ज़्यादा लंबा भी नहीं लिखना है, क्योंकि 1 मार्क्स का है, और 1 मार्क्स मतलब 2 टाइम मतलब 2 लाइन लिख देंगे हम। ठीक है, 1 मार्क्स का है तो 2 लाइन। तो देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया आल्सो कॉल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया को न्यूटन का पहला नियम भी कहते हैं। पोस्टुलेट इन फिजिक्स दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्टिल टाइम। कहने का मतलब है कि इसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ इसे कहा जाता है। और फिजिक्स में अगर कोई बॉडी, ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ अगर वो रेस्ट पे है, यानी कि एक जगह है, तो हमेशा रेस्ट पर रहेगी, और मूविंग या फिर घूम रही है तो हमेशा घूमती रहेगी कांस्टेंट स्पीड, सेम स्पीड से इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में। तो 1 नंबर का था तो हम इसे एक्सप्लेन हमने कर दिया। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। जो है कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं, एंड व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, और इसका एसआई यूनिट क्या है। तो क्या है, मोमेंटम इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी मेजर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम एक क्वांटिटी है मोशन का, मूविंग बॉडी का। मोमेंटम एक क्वांटिटी है मोशन का, और कैसा मोशन, मूविंग बॉडी का मोशन, मतलब जो घूम रही हो बॉडी, ऑब्जेक्ट जो भी हो। मेजर्ड एज, इसे मापा जाता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, मतलब मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट द्वारा इसे मापा जाता है। एंड पूछा है व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। तो गाइस हमने एसआई यूनिट नहीं लिखा, तो हम एसआई यूनिट लिख देते हैं। तो हम लिख देंगे इट्स एसआई यूनिट इज, इसका होता है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो गया कि मोमेंटम इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ मूविंग बॉडी, मतलब मूविंग बॉडी का मोशन, मूविंग बॉडी के मोशन का एक क्वांटिटी है, इसे नापा जाता है प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से, और इसका यूनिट, एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से आप क्या समझते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीकल्चरल प्रोसेस, मतलब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो इस तरह डिफाइंड है कि एग्रीकल्चरल प्रोसेस जिसे कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोसेस के जैसे डिफाइंड है। दैट यूजेस बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, पेस्ट कंट्रोल एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। कहने का मतलब ये है कि इस तरह एग्रीकल्चरल प्रोसेस की तरह ये डिफाइंड है, जब इसे यूज किया जाता है, इसे खोजा गया है। यूजेस बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर मतलब होता है खाद, जो हम पौधों को बचाने के लिए हम समय समय पर खाद फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, उसमें छींटते हैं कि पौधे को कोई नुकसान ना हो। तो इससे एक्वायर्ड मतलब होता है जो नुकसान पहुंचाने वाले, जो एक्वायर्ड मतलब देखिए ये जो पेस्ट होता है ना, इसका मतलब होता है जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं उन पे फर्टिलाइजर, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट मतलब जो होते हैं कीड़े मकोड़े नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, उनके लिए कंट्रोल एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, मतलब एक्वायर्ड मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, तो एनिमल और प्लांट को, जैसे एनिमल का विशिष्ट पदार्थ हो गया, और जो प्लांट पौधों बेकार हो जाते हैं उन सबको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजर पेस्ट मतलब बताया तो कि इसमें जो जीव होते हैं नुकसान पहुंचाने में जीव पर फर्टिलाइजर जो कंट्रोल रखता है। एंड इसे प्राप्त कैसे किया जाता है फर्टिलाइजर को,
एनिमल एंड प्लास्ट वास्ट, जो प्लांट वगैरह पौधे सड़ जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, वो किसी काम के जब नहीं रहते हैं तो उनसे फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। और ये क्या करता है, कंट्रोल रखता है नुकसान पहुंचाने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से। तो हम 13 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अभी और 36 क्वेश्चन है टोटल, 36 तो और भी क्वेश्चन है, तो चलिए जल्दी से इसे पूरा करते हैं आपको समझाते समझाते। जो क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 है उसमें ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे अगर मान लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन है, उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है ऑप्शन ए और एक ऑप्शन बी, और एक अलग से हमें बोला गया है इस वाले शुरू वाले ऑप्शन को ए नाम दिया गया है और नेक्स्ट वाले को आर नाम दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर आर। और इसमें क्या बोला गया है, इसमें कि 4 ऑप्शन, इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे पहला ऑप्शन है कि ए एंड आर दोनों ट्रू हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ए एंड आर दोनों फॉल्स है, या फिर आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड है कि आर इज़ ट्रू एंड ए इज़ फॉल्स, एंड फोर्थ है आर इज़ फॉल्स ए एंड ट्रू। ऐसे हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक बार मैं दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं वहाँ पे, और मैं क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करा देता हूँ। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, पोल्ट्री फार्मिंग इज डन टू रेज डोमेस्टिक फॉल्स, मतलब जो मुर्गी पालन घरेलू मुर्गियों के पालने के लिए किया जाता है। नहीं, जो मुर्गी पालन होता है वो बस घर की मुर्गी पालने के लिए नहीं होता। घर की मुर्गी पालना हो तो लोग एक छोटे से कमरे में ही ऐसे रख लेते हैं। मुर्गी पालन मतलब कहीं, बस कहने का मतलब ये है कि घर की मुर्गी थोड़ी होती है, वो घर की मुर्गी नहीं होती। हम कहीं का भी मुर्गी वो पालन में बहुत सारी मुर्गियों का हम यूज़ करते हैं, इसका हिंदी ये होगा। तो पहला जो है वो गलत है। एंड बी नंबर क्वेश्चन है, पोल्ट्री प्रोडक्शन इंक्लूड्स एग प्रोडक्शन एंड बॉयलर प्रोडक्शन फॉर पोल्ट्री मीट। सेकंड कह रहा है कि मुर्गी पालन के उत्पादन में अंडे का उत्पादन और मांस के बॉयलर उत्पादन शामिल है। हाँ, मुर्गी हम किस लिए पालते हैं, ताकि उससे अंडा उत्पादन हो। तो ये सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से क्या है, इसमें ए इज़ फॉल्स है और जो दूसरा आर है वो क्या है, ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14 है, उसका ऑप्शन नंबर होगा डी, ठीक है गाइज। एंड क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें क्या होगा, उसमें इसका लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिएबल, एंड सेकेंड है द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाई चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। इसमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा ये, एक मिनट। हाँ, तो हमें ये दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है अब कि द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, तो जो पदार्थ का अवस्था होता है तो वो परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो पहला भी सही है। एंड सेकंड है द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, उस पर हम दाब लगाते हैं, जैसे मान लीजिए पदार्थ के रूप में हमने क्या लिया, बर्फ़ लिया, तो तापमान अगर बढ़ता है तो क्या बर्फ़ तो पिघल जाएगा, तो इसकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई ना। अभी तो ये सॉलिड है लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, तो स्टेट इसकी चेंज हो गई। तो जो दोनों ऑप्शन है इसके वो दोनों सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा उन चारों में से। क्वेश्चन नंबर 16 भी कुछ ऐसा ही है, वो है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल, मतलब जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों के मिलकर बने होते हैं, तो ये तो सही है। एंड सेकंड है द मैटर अराउंड अस एक्साइड इन 3 स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि हमारे चारों ओर जो पदार्थ हैं वो या तो सॉलिड यानी कि ठोस में है, या तो लिक्विड यानी कि गैस में है। गैस मतलब गैस, यानी कि यही तीनों चीज़ें। तो हमारे आसपास में जो भी चीज़ है या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। हाँ, तो दोनों सही है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ए में है ए एंड बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टेन, तो ए ही होगा, ठीक है। 14th नंबर का डी, 15th नंबर का ए एंड 16th नंबर का ए, ठीक है गाइज। चलिए बाकी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं।
उसके बाद जो 17th नंबर क्वेश्चन है वो हमें एज अ पैसेज दिया गया है, पैसेज की तरह दिया गया है, उसे पढ़ के और नीचे जो क्वेश्चन है उनका जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए 17th नंबर क्वेश्चन को करते हैं। पहले जो आपको पैसेज दिया गया है वो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके मैं पैसेज जो है स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, वहाँ उसको पढ़िए, उसके बाद वीडियो को शुरू कीजिएगा। तो आई होप कि आपने पैसेज जो है वो पढ़ लिया होगा और उसके 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 के। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ खरीफ सीजन पीरियड, मतलब खरीफ सीजन का पीरियड कौन सा है? जून टू जुलाई, जून टू अक्टूबर, जून टू नवंबर, जून टू दिसंबर। तो जो बी नंबर ऑप्शन होगा जून टू अक्टूबर, ये खरीफ सीजन का पीरियड होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रबी सीजन पीरियड। तो इसमें जो रबी सीजन पीरियड दिया गया है उसका ऑप्शन नंबर ए है नवंबर टू अप्रैल, नवंबर टू मार्च, नवंबर टू फरवरी और नवंबर टू जनवरी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ये ए होगा, नवंबर टू अप्रैल। नवंबर से अप्रैल तक रबी सीजन का पीरियड रहता है। नेक्स्ट है, प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस कॉल्ड, यानी कि इसमें बताना है कि पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में किसके द्वारा मतलब बनाते हैं, कि मतलब प्रक्रिया द्वारा निर्मित, क्या मतलब बनाते हैं किसके द्वारा। तो उसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण हिंदी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस द्वारा मैन्युफैक्चर करते हैं अपना फूड बाय द सनलाइट प्रोसेस द्वारा, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ फसल, मतलब जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो ए होगा, लिनसीड। जो लिनसीड यानी कि अलसी जो होता है वो कौन सा खरीफ फसल, अलसी जो है वो खरीफ फसल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी फसल। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है वेट, सेकंड सोयाबीन, थर्ड है पीज एंड फोर्थ है मस्टर्ड, जिनमें से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सोयाबीन जो है वो रबी क्रॉप नहीं है। अगर ये आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आई होप कि ये तो बहुत इजी है, बस ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया और पैसेज में लगभग दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो 18 भी एज अ पैसेज है, वो भी थोड़ा सा पैसेज की तरह है, तो उसे भी 2 मिनट वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन स्क्रीन पर जो दिया गया है उसे पढ़ लें, उसके बाद जो है आप क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो जो 18 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है उसका कौन सा ऑप्शन में से कंपोनेंट नहीं है। फर्स्ट है सोलूट, सेकंड है सॉल्वेंट, ये सोलूट और सॉल्वेंट दोनों सोल्यूशन के कंपोनेंट हैं, एंड थर्ड है डिस्पर्स्ड फेस है, जो कि ये तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जो डिस्पर्स्ड फेज है वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का कंपोनेंट नहीं है। जो 18 है इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन है शुगर सॉल्यूशन इज। जो शुगर सॉल्यूशन है वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड है, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड है, हाइड्रोजीनियस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन गैसेंस लिक्विड। तो देखिए चीनी है, ठीक है, चीनी क्या है? सॉलिड है, वो ठोस होता है, उसे हम एक चीनी को, छोटा सा चीनी को तो हम उठा ही सकते हैं, एंड जिसमें घोलेंगे तो वो या तो वाटर होगा या तो कोई लिक्विड चीज़ ही तो होगा। तो क्या है? सॉलिड एंड लिक्विड होगा। कि इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, एंड थर्ड नंबर अगर क्वेश्चन देखें, थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट। मतलब कौन सा जो इसमें से ऑप्शन है वो सही है अबाउट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन के बारे में। फर्स्ट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन है वो मतलब उसके बारे में कौन से इसमें सही है? तो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसका जो हिंदी होगा ये, इसका मतलब ये होगा कि प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा। जैसे निश्चित मात्रा कि हम मान लीजिए 4:1 में मिलाते हैं तो 4 जो होगा वो
मान लीजिए सॉल्वेंट होगा, ठीक है, तो उसमें से एक जो होगा वो सॉल्यूट होगा, तो हम निश्चित मात्रा में डालते हैं, वही कहना चाह रहे हैं। तो जो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। फोर्थ है व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट ड्यूरिंग द अबव एक्सपेरिमेंट। जो ऊपर एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसमें से जो व्हाट इज द सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितने प्रतिशत होगा। ऑप्शन है 0.125%, ऑप्शन है 125%, ऑप्शन है 12.5%, ऑप्शन है 0.14%। तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो देखिए इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का, जो बच्चे हैं वो 350 मतलब 350 ग्राम क्या था, सॉल्वेंट था, जिनमें 50 ग्राम उन्होंने क्या मिलाया, सोलूट मिलाया। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो 350 ग्राम एंड 50 ग्राम, कितना हो गया, 400 ग्राम हो गया। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 50% सोलूट मिलाया और टोटल कितना हो गया 400 ग्राम, ठीक है। ग्राम अभी हम नहीं लिखते हैं, अगर ग्राम लिखते भी हैं यहाँ भी ग्राम, और परसेंटेज में निकालने के लिए इसे 100 से हम गुना कर देंगे। ग्राम से ग्राम खत्म, 50 58 या 400 हो गया। अब यहाँ अगर हम इसे देते हैं तो 12.5% इसका आंसर आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फोर्थ का अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा। हमें कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज निकालना था तो हमने निकाल दिया। जिसमें सॉल्वेंट इतना था, जिसमें सॉल्यूट मिलाया गया, तो जो सॉल्यूशन है वो 400 ग्राम का बना। तो सॉल्यूशन को नीचे रखते हैं और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सॉल्यूशन होता है वो ऊपर रखा और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करा, इसको सॉल्व करा तो 12.5% आया, जो कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द बिगर कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज, मतलब जो बड़ा हिंदी में इस जो वो क्या कहते हैं सॉल्यूशन है उसको विलियन कहते हैं। तो जो बड़ा क्या बड़ा है, देखिए जैसे क्या होता है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, इन दोनों में, और ऑप्शन एक है और डिस्पर्ज फेस है एंड फोर्थ है नॉन ऑफ द अबव। तो जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन उनमें बड़ा मात्रा में वो सॉल्यूशन जो होता है वो या तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिला के बनता है। तो सॉल्यूट तो कम मात्रा में होता है ना, सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होता है। कि इसका जो बिगर कंपोनेंट्स होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो इसका जो फिफ्थ है, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सॉल्वेंट बी, ठीक है। तो हम 18th क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में अवश्य रिप्लाई दूंगा। जो भी बच्चे देख रहे हैं अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जो है वो ज़रूर दूंगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन फिर एक एज अ पैसेज है, एक पैसेज की तरह है, उसे भी पढ़ लें और आगे का देखते हैं। तो आई होप कि आपने पैसेज को पढ़ लिया होगा। कह रहा है संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। अच्छा, इंग्लिश में अगर पढ़े तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अप्लीकेबल टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल ओनली फॉर 2 पार्टिकल, ओनली फॉर 1 पार्टिकल, नॉन ऑफ दी अबव। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो ओनली फॉर 2 पार्टिकल, ओनली फॉर 2 पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल है। तो जो ऑप्शन नंबर होगा वो बी होगा, किसका, 19th नंबर क्वेश्चन का, ठीक है गाइज, फर्स्ट। एंड जो सेकंड है वो क्वेश्चन नंबर ये है, सेकंड क्वेश्चन नंबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड्स गुड प्रोवाइडेड दैट देयर शुड बी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, नो इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो सेकेंड होगा कि देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए एक कोई वस्तु है, ठीक है, हाँ, और यहाँ वस्तु अगर वो आपस में टकरा जाती है तो उसका जो मास है
वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो इसमें बोला गया है, हाँ, अगर उसमें बदलाव, इसका जो मास है उसमें बदलाव नहीं आएगा जब तक उसे बाहर से कोई असंतुलित बल यानी कोई बल ना लगाया जाए। ठीक है, चलिए, हाँ, इसमें मास की कोई बात नहीं की गई है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी होगा कि कोई भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस पे काम करता है, उस पर कोई एक्सटर्नल बाहरी बल ना लगाया जाए। तो जो क्वेश्चन नंबर बी होगा वो करेक्ट होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड। अगर क्वेश्चन नंबर 19 का थर्ड देखें तो क्वेश्चन है द टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन कोलिजन ओकर्स इज चेंज्ड। कह रहा है कि जो टोटल मोमेंटम होगा जब टू ऑब्जेक्ट्स का कोलूजन करने पर वो अलग चेंज्ड मतलब अलग हो जाएगा, रिमेन्स कंजर्व्ड मतलब जैसा था वैसा रहेगा, बिकम जीरो यानी कि जीरो हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जो अगर मैं बोला तो कि अगर दो वस्तु अगर आपस में टकराएगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से इसका जो मास होगा, इसका मास और इसका मास, वो दोनों सेम रहेगा। तो इसमें जो रिमेन्स कंजर्व्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो थर्ड का क्या हो गया, बी हो गया। फोर्थ देखें तो फोर्थ है संवेग, अच्छा सॉरी, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। हाँ, तो जो मोमेंटम होगा इसका जो एसआई यूनिट होगा वो शायद मैं आपको बता चुका हूँ, kgm किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, चलिए अगर आगे देखें तो आगे क्वेश्चन है द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी विच इज द मेजर ऑफ द, मतलब फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें तो पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि जो माप है मोमेंटम का, जो माप होता है वो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी होता है। इसमें हम ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, तो हम 19 क्वेश्चन कर चुके हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए, जो आई होप कि आप 20 नंबर जो पैसे था उसका आप पढ़ लिए होंगे, उसका आप क्वेश्चन पे हम करते हैं। फर्स्ट है विच सेल्स प्रोवाइडेड अस इम्यूनिटी, हमारे शरीर में कौन से सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ये है आरबीसी, सेकेंड है डब्ल्यूबीसी, थर्ड है प्लेटलेट्स एंड फोर्थ है प्लाज्मा। तो जो इम्यूनिटी प्रोवाइड वाला है वो ऑप्शन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो रेड आरबीसी ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो जो रेड ब्लड सेल्स होगा वो इसका ऑप्शन होगा, ये इम्यूनिटी ये आरबीसी प्रोवाइड करता है। अगर क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें तो दिया हुआ है कि प्लेटलेट्स हेल्प इन, मतलब जो प्लेटलेट्स है वो इनमें से किस में मदद करता है। तो जो ऑप्शन है वो है ब्लड कोएगुलेशन, सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन। जो प्लेटलेट्स है वो जो है ये ब्लड कोएगुलेशन का काम करता है। ठीक है गाइज, ये ब्लड को मतलब थक्का ब्लड को ना एक जगह रोकने में ये काम करता है। तो ये जो सेकंड है उसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड डेट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी ये ट्रांसपोर्टेटेड बाय विच सेल ऑफ द ब्लड, मतलब कि हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के किस कोशिकाओं द्वारा की जाती है। तो जो खून को क्या कहते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं, खून जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है वो प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। अगर इंग्लिश में इसे प्लाज्मा ही कहते हैं
तो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि क्या है, प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है वो ट्रांसपोर्टेड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेड है वो कौन करता है, प्लाज्मा करता है। अगर फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एवरी कनेक्टिव टिश्यू हैव, यानी कि प्रत्येक संयोजी ऊतक में होता है। फर्स्ट है मैट्रिक्स, सेकंड है सेल्स एंड लूजली स्पेस्ड, सी है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन अ बॉडी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा बोथ होगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन होगा बोथ दिए हुए बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। फिफ्थ देखें तो फिफ्थ है हीमोग्लोबिन रक्त के किस घटक में मौजूद होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो तो अच्छा इंग्लिश में पढ़ूँ तो होमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, मतलब जो होमोग्लोबिन है वो किस में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सेकंड थर्ड है प्लेटलेट्स एंड फोर्थ है प्लाज्मा। तो जो हीमोग्लोबिन होता है हिंदी उसको इंग्लिश में भी हीमोग्लोबिन ही कहते हैं, तो आरबीसी ऑप्शन नंबर ए रेड ब्लड सेल्स आरबीसी इनमें ही पाया जाता है। तो गाइज लगभग एमसीक्यू था, 20 एमसीक्यू था वो हम कर चुके हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी दिक्कत है किसी भी चीज़ में तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और ये फर्स्ट पार्ट है, टोटल 36 क्वेश्चन है, तो हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। एंड अगर आपको सेकेंड पार्ट भी चाहिए, पूरा 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में 21 to 36 जो क्वेश्चन है वो पूरे हो जाएंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 जो है ख़त्म हो चुका है। अगर पार्ट 2 आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आप समझ आया होगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को देखते लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आगे का जो इसका जो पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फॉर पार्ट 2 के लिए, जिसमें 21 से 36 तक क्वेश्चन कराए जाएंगे। और पार्ट 1 में हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये पार्ट 2 वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे का क्वेश्चन आप अच्छे से देख पाओ, समझ पाओ और एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।